नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल। टॉपिक क्या था? आदिकाल। आदिकाल के बारे में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कुछ चीजें पढ़ ली थी, जिनमें हमने इतिहासकारों के नाम, उनकी रचनाएं, किसने आदिकाल नाम दिया, किसने वीर गाथा काल कहा, किसने क्या कहा, इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। अपने क्या चल रहा था? आदिकाल। क्या चल रहा था? आदिकाल। आदिकाल के अंदर हमने आदिकाल में साहित्यकार थे, इन्होंने जो ग्रंथ लिखे, उन्होंने आदिकाल को क्या किस किस नाम से पुकारा, इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। अब आदिकाल की कुछ पुस्तकें हैं, आपको बता देता हूं, उनके बारे में चर्चा करेंगे जब आदिकाल क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण हो जाएगा उस समय उन साहित्यकारों की भी बात करेंगे, किसने कौन सी पुस्तक लिखी, और जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, महत्वपूर्ण जो ग्रंथ थे, उनके अपने चर्चा कर चुके हैं। उनकी क्या कर चुके हैं? अपने चर्चा कर चुके हैं। जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, जैसे शिव सिंह सरोज, ग्रंथ का नाम लिख रहा हूं, सरोज हो गया, मिश्र बंधु विनोद हो गया, इनके बारे में चर्चा कर चुके थे, इनके बारे में चर्चा हो चुकी थी। बहुत से ग्रंथों के बारे में चर्चा की, जैसे राम कुमार वर्मा का था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ, इनके बारे में चर्चा कर चुके थे अपने। आदिकाल की पुस्तकें दी, शिव सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इनके बारे में क्या कर चुकी थी? चर्चा कर चुकी थी। अब अपने बात करते हैं आगे। अगर अपने बात करें आदिकाल के अंदर, तो आदिकाल में सबसे पहले आया अपभ्रंश साहित्य। आदिकाल में अगर साहित्य की बात करेंगे तो कौन सा साहित्य है? अपभ्रंश साहित्य। कौन सा साहित्य है? अपभ्रंश साहित्य। आज अपने किसकी बात करेंगे? अपभ्रंश साहित्य की बात करेंगे। अपभ्रंश साहित्य। किसके बारे में बात करेंगे? अपभ्रंश साहित्य के बारे में बात करेंगे। किसके साहित्य के बारे में बात करेंगे? अपभ्रंश साहित्य के बारे में। देखो, अपभ्रंश साहित्य का जन्म क्यों हुआ? क्या था कि देखो, जो प्राकृतिक भाषा थी, जो साहित्य था, वो व्याकरण के नियमों में जकड़ा हुआ था। जो प्राकृतिक भाषा में जो साहित्य लिखा गया था, वो व्याकरणीय नियमों में क्या हुआ था? जकड़ा हुआ था। इसके कारण बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा दोनों क्या हो गई थी? अलग हो गई थी। अलग होने के बाद में क्या हुई? अब बोलचाल में जैसे जैसे शब्दों का हुआ, तो उनका क्या हो गया? अपभ्रंश हो गया। अपभ्रंश का मतलब होता है गिरा हुआ, कहने का मतलब उनका बिगड़ा रूप। उन शब्दों का आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लग गया? शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप बिगड़ने लगा। जो शब्द था उसका क्या होने लगा? अर्थ में अनर्थ करने लगे, गिरा। अपभ्रंश काल माना जाता है 500 से 1000 ईस्वी तक के रूप में माना है। 15वीं शताब्दी में जब हिंदी साहित्य का अपभ्रंश में भी काव्य रचना होती है, कि 15वीं शताब्दी में जब आया, 15वीं शताब्दी जब आई, तब हिंदी साहित्य में के साथ अपभ्रंश में क्या होने लगी थी? तो अपभ्रंश की रचना कब से होने लगी? 15वीं शताब्दी से होने लगी। उसके बाद में इसके अंदर कुछ
उपशब्दों का प्रयोग जैसे अवट है, अपभ्रष्ट है, अवत है, दूहा है आदि शब्दों का प्रयोग अपभ्रंश के लिए किया जाने लगा। किसके लिए किया जाने लगा? अपभ्रंश के रूप में किया जाने लगा। तो अब मैं इसके बारे में थोड़ा कि अपभ्रंश का रूप, क्योंकि व्याकरणिक जो नियम थे प्राकृतिक भाषा में, जो व्याकरणिक नियमों थे उनकी जकड़ जकड़ के कारण बोलचाल की भाषा में उनका उससे अलग पड़ती गई कि बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा क्या होती गई? अलग होती गई। इससे किसका निर्माण हुआ? अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। तो अपने लिखते हैं प्राकृतिक भाषा भाषा साहित्य भाषा साहित्य का व्याकरणिक क्या व्याकरणिक की प्राकृतिक भाषा साहित्य का व्याकरणिक नियमों से जकड़ की प्राकृतिक भाषा साहित्य का व्याकरण नियमों की जकड़ जानने के कारण जकड़ जाने के कारण जकड़ जाने के कारण बोलचाल की भाषा बोल चाल की भाषा बोलचाल की जो भाषा थी उससे अलग होती गई। बोलचाल की भाषा उससे अलग बोलचाल की भाषा अलग पड़ती गई। अब क्या है कि प्राकृतिक साहित्य जो व्याकरण नियमों की जकड़ थी उससे जो बोलचाल की भाषाएं थी ना वो क्या होती गई? अलग होती गई। और इसी बोलचाल की भाषा से इसी इसी बोलचाल की भाषा इसी बोलचाल की भाषा बोलचाल की भाषा से ही अपभ्रंश अपभ्रंश विकसित हुई विकसित हुई इसी बोलचाल की भाषा से ही अपभ्रंश क्या हुई थी? विकसित हुई थी। अब अगर मैं आगे बात करूं इसका शाब्दिक अर्थ अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ रूप गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ रूप कि अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ रूप गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ रूप। तो देखो प्राकृतिक साहित्य में जो प्राकृतिक भाषा में जो साहित्य लिखा जाता था जो प्राकृतिक भाषा साहित्य में व्याकरण जो साहित्य लिखा जाए उसकी जो व्याकरण जो नियम थे उनमें और बोलचाल की भाषा में क्या हो गया? अलग होती गई। इसी बोलचाल भाषा को क्या नाम दिया गया? इसका कौन सी भाषा विकसित हुई? अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ रूप। क्या होता है? गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ रूप। अब बात करूं आगे अपभ्रंश काल का समय। अपभ्रंश काल का समय की अगर बात करूं 500 से 1000 ईसा पूर्व
ये क्या था, अपभ्रंश का समय माना जाता है। 500 से 1000 ईसा पूर्व समय माना जाता है। तो देखो, प्राकृतिक साहित्य में व्याकरण नियमों की जकड़ जाने के कारण कि जो प्राकृतिक भाषा में जो साहित्य लिखा गया वो क्या है, नियमों में बहुत जकड़ थी, और बोलचाल की भाषा उससे क्या होती गई, अलग होती गई। इसी बोलचाल की भाषा को क्या नाम दिया गया, अपभ्रंश विकसित भाषा हुई। और अपभ्रंश का मतलब गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ रूप, और अपभ्रंश का समय क्या माना जाता है, 500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं इसके बारे में, 15वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी तक हिंदी, 15वीं शताब्दी तक हिंदी के साथ साथ अपभ्रंश में भी, अपभ्रंश अपभ्रंश में भी साहित्य काव्य रचना होती रही, काव्य रचना होती रही, रचना रही, काव्य रचना होती रही, कि 15वीं शताब्दी तक हिंदी के साथ साथ अपभ्रंश में भी काव्य रचना होती रही। बात समझ में आ गई, अपभ्रंश में रचना होती रही, किया जाता रहा। आगे बात समझिए। अब देखो आगे, अवट भाषा, अवट भाषा, अवहट, अवहट भाषा, अवट, अपभ्रष्ट, इन शब्दों का प्रयोग होने लगा। अपभ्रष्ट, अपभ्रष्ट, अवहत, अवहत, दूहा, दूहा आदि शब्दों का प्रयोग होने लगा, आदि शब्दों का प्रयोग होने लगा। होने लगा कि अवट हो, अपभ्रष्ट हो, अवहत हो, दूहा हो, आदि शब्दों का प्रयोग होने लगा। क्या होने लगा, प्रयोग होने लगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, शुक्ल के अनुसार उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, कि शुक्ल के अनुसार उस समय जैसे, उस समय जैसे गाथा, गाथा उस समय जैसे, जैसे गाथा, गाथा कहने पर, गाथा कहने पर, कहने पर, गाथा कहने पर प्राकृतक का बोध होता है, बोध होता है। क्या होता है, प्राकृतक का बोध होता है। वैसे ही, वैसे ही, वैसे ही दोहा, दोहा, दोहा कहने से,
दूहा या दूहा, दूहा या दूहा, दूहा कहने से, कहने से, कहने से, अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश या प्रचलित, प्रचलित, दूहा या दूहा कहने पर अपभ्रंश से प्रचलित काव्य भास का पद समझा जाता है। काव्य भास, यहां लिख देता हूं, काव्य भास, काव्य भास का पद समझा जाता है। क्या कहना चाहता है कि 15वीं शताब्दी तक हिंदी के साथ साथ अपभ्रंश में भी काव्य रचना होती रही। अवट, अभ्रष्ट, अवत, दूहा आदि शब्दों का प्रयोग होने लगा। रामचंद्र शुक्ल ने उस समय जैसे गाथा कहने पर प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दूहा या दूहा कहने पर अपभ्रंश का प्रचलित काव्य भास का पद समझा जाता था। यह बात किसने कही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। किसने कही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। अब अगर मैं बात करूं आगे, इसके बारे में आगे चलें। आगे अगर मैं बात करूं प्राकृत का अंतिम, प्राकृतिक, प्राकृतिक की अंतिम, प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था, अपभ्रंश अवस्था, अपभ्रंश अवस्था से ही, से ही हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ, आविर्भाव हुआ। क्या है कि प्राकृत का अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी की साहित्य का क्या हुआ? आविर्भाव हुआ। अब बात करते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके बारे में बात करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कि अपभ्रंश पहले पहले, अपभ्रंश पहले पहले, अपभ्रंश पहले पहले वल्लवी राजा, वल्लवी राजा, वल्लवी राजा, वल्लवी राजा, वल्लवी राजा धारसेन द्वितीय, धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, के शिलालेख में मिलता है। किसके शिलालेख में मिलता है? धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अगर आगे बात करूं भरतमुनि की, किसके बारे में बात करूं? भरत मुनि, मुनि के बारे में। किसके बारे में बात करूं?
भरत मुनि के बारे में बात करूं। भरत मुनि, भरत मुनि ने लोक भाषा को देश भाषा कहा। लोक भाषा को देश भाषा कहा। भाषा कहा कि प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का क्या हुआ था, आविर्भाव। कि प्राकृत की अंतिम अवस्था मानी जाती है अपभ्रंश। प्राकृतिक की अंतिम अवस्था कौन सी मानी जाती है, अपभ्रंश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि पहले पहले वल्लभी राजा दारसेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग हुआ था। भरत मुनि ने क्या कहा था कि लोक भाषा को क्या कहा गया है, देश भाषा कहा गया है। शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृतक भाष हिंदी कहा है। ने शुल्क ने प्राकृतक प्राकृतक भाष हिंदी, भाष हिंदी कहा। क्या कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृतक भाष हिंदी कहा। किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब बात करती हैं आगे कि प्राकृतक अंतिम अपभ्रंश अवस्था में ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश से पहले पहले वल्लभी राजा दारसेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया। भरत मुनि ने लोक भाषा को प्राकृतक भाष कहा। उसके बाद में बात करते हैं भरत मुनि के बारे में। भरत मुनि ने लोक भाषा को क्या कहा, देश भाषा कहा। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। अब अपने बात करते हैं आगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने इसे पुरानी हिंदी का नाम दिया। पुरानी हिंदी, क्या नाम दिया, पुरानी हिंदी का नाम दिया। कौन सी, पुरानी हिंदी का। किसका नाम दिया, पुरानी हिंदी का नाम दिया। इन्होंने गुलेरी के अनुसार, आगे देखो, गुलेरी के अनुसार अब इन्होंने क्या कहा कि विक्रमी संवत, विक्रमी संवत, विक्रमी संवत, विक्रमी संवत, विक्रमी संवत 7 से 11 तक अपभ्रंश, अपभ्रंश विक्रमी संवत 7 से 11 ईस्वी से 7 से 11 तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, की प्रधानता रही। ठीक है। और फिर वह पुरानी हिंदी में बदल गई। फिर वह पुरानी हिंदी में बदल गई। किसमें बदल गई, पुरानी हिंदी में बदल गई। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा कि पुरानी हिंदी का नाम दिया। गुलेरी ने कहा विक्रमी से 7 से 11 तक के अपभ्रंश में प्रधानता रही और फिर वह किस में बदल गई, पुरानी हिंदी में, पुरानी हिंदी में बदल गई। यह बात किसने कही, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कही। तो देखो अपभ्रंश साहित्य में
अपभ्रंश अपभ्रंश साहित्य का जो उद्भव है वो किस भाषा से माना जाएगा? प्राकृतक भाषा से। साहित्य के जो प्राकृतक भाषा की जो साहित्य थी वो व्याकरण नियमों की जकड़ थी, बोलचाल की भाषा अलग बढ़ती गई और इसी से किस भाषा का निर्माण हुआ? अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ। अपभ्रंश भाषा का अर्थ है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश 500 से 1000 ईसा पूर्व थी और 15वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी तक इन अपभ्रंश साहित्य की क्या होती रही? रचना होती रही। अवट है, अभ्रष्ट है, अवत है, दुहा है आदि शब्दों का प्रयोग किसमें होने लगा? अपभ्रंश में होने लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि उस समय जैसे गाथा कहने पर प्राकृतिक भाषा का बोध होता था, उसी प्रकार दोहा या दुहा कहने पर किस भाषा का आभास होता था? अपभ्रंश भाषा का। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग दार्शनिक के शिलालेख में मिलता है। भरतमुनि ने लोक भाषा या देश भाषा कहा, फिर शुक्ल जी ने इसे प्राकृतिक भाषा हिंदी के रूप में भी कहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे पुरानी हिंदी नाम दिया। विक्रमी संवत 700 से 11वीं ईस्वी तक इस भाषा की प्रधानता रही और इसे बाद में किसमें तब्दील कर दिया गया? पुरानी हिंदी में बदल दिया गया। तो यह है अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य मूल रूप से प्राकृतिक भाषा का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।